गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी ईवीएस मैम और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, उसका टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं 4.4 हैजार्डस वेस्ट, उसकी डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर उसके सोर्सेज और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। हैजार्डस वेस्ट क्या है वो हम पढ़ते हैं अभी। आपने देखा होगा जो हम ह्यूमन हैं, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब उसके ऊपर हमारी अर्थ के ऊपर, हवा के ऊपर, पूरा इकोसिस्टम के ऊपर, आप मान लीजिए हमारे पानी के ऊपर, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूटेंट जो है वो एडअप होते रहते हैं और उसकी वजह से हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो अपसेट होता रहता है उस तरीके से कि वो कल को डिज़ास्टर्स बनता है, वो कल को उसमें बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है और वो हमारी फ्यूचर सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। रीसेंट ईयर्स में आप देखेंगे लोगों की जो ज़रूरतें हैं, एक तो ज़रूरत होती है, दूसरा होता है ग्रीड, लालच। वो लालच जो है आजकल की प्रेजेंट डे सोसाइटी जो होती है उनमें बहुत बढ़ गई है। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो जितना भी हमारे नेचर ने हमें नेचुरल रिसोर्स दिया होता है, जो भी फैसिलिटीज़ हमारे नेचर के थ्रू हमें नेचुरली मिला होता है, वो उसको एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में रहते हैं, काफ़ी हेफाजत मैनर में उसको यूज़ करते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो भी नेचुरल रिसोर्स है वो धीरे 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 डिप्लीशन की तरफ जाता है, ख़त्म होता है। जैसे फॉरेस्ट को यूज़ कर लिया, एकदम से कटिंग ऑफ ट्रीज़ कर लेते हैं, पानी को भी एकदम से यूज़ कर लिया, या कहीं पे कोई भी सॉलिड वेस्ट एकदम डंप कर दिया पानी में, या कहीं पे भी इधर सॉइल में डंप कर दिया। ये नहीं देखा कि हमारा जो भी नेचुरल रिसोर्स है, हवा, पानी, हमारा जो फॉरेस्ट है, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है। हम इसको इस अपनी ग्रीड के लिए ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, क्योंकि कल को यही डिप्लीट होते जाएंगे, हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वही डिप्लीट होता जाएगा। और जब हमारा नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो गया, उसकी वजह से फिर हमारे में क्या हो जाता है, इस हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्स है, हवा, पानी, इसमें पोल्यूशन होने लगेगा। और ओवर क्राउडिंग जब हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं, और जब लालच बढ़ती है तो उसकी वजह से हमारा नेचुरल रिसोर्स धीरे धीरे ख़त्म होता रहता है। ओवर क्राउडिंग्स की वजह से भी नेचुरल रिसोर्स ख़त्म होता है। इसकी वजह से एक सीरियस थ्रेट हो जाता है ह्यूमन लाइफ पे। सारा जो घुमा फिरा के इफ़ेक्ट पड़ता है वो इंसान की सेहत पे ही पड़ता है। जैसे हम फॉरेस्ट को हेफाजतली काटे जा रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट हमारा सबसे बड़ा सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड का, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है। मगर अगर वही फॉरेस्ट रहेगा नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, तो ये तो ज़्यादा ही एक्यूमुलेट होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्यूमुलेट हमारे एनवायरनमेंट में हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर में हुआ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। वो एक ग्रीन हाउस गैस है। और हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, तो सबसे मेन फैक्टर वही है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ज़्यादा गर्मी होगी तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर एक थ्रेट बना रहेगा। जो पॉपुलेशन धीरे धीरे जो इतना ग्रो कर रही है, और लोगों का रुझान, लोगों का जो है वो रूरल एरिया से वो अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, अर्बन एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं, वहीं पे सेटल हो रहे हैं। तो वहाँ पे अर्बन एरिया में ओवर क्राउडिंग हो रही है, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम रहे हैं अब, क्योंकि बहुत सारे लोग जब वहीं पे सेटल हो गए तो रिसोर्सेज ही नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे बन गई, रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होना पड़ा, और वहाँ पे जनरेशन ऑफ वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया ज़्यादा लोगों की वजह से। वहाँ का जो पोल्यूशन है वो भी बढ़ता गया। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होती है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कल को अगर वेस्ट जनरेट होता है तो वो वेस्ट कहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ करना है, क्योंकि अर्बनाइजेशन के चक्कर में तो जगह ही नहीं बचेंगी, वहाँ पे कोई लैंडफिल साइट्स नहीं बचेगा जहाँ वेस्ट को मैनेज करना है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट के ऊपर, फंक्शनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, पब्लिक को सर्विस अच्छे से नहीं मिल पाती है। वेस्ट का मतलब ही पड़ा ही है गार्बेज, जो ह्यूमन से भी निकलता है और एनिमल से भी निकलता है, एनिमल की एक्टिविटीज़ से या ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से, जो डिस्कार्डेड होता है और अनवांटेड होता है, जो हमें ज़रूरत नहीं होता है और यूज़लेस होता है। जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन,
इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, अर्बनाइजेशन हो गई, बहुत ज़्यादा वेस्ट क्रिएट हो जाता है। और ये नॉर्मल वेस्ट नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस वेस्ट भी होता है जो कल को नुकसान पहुंचाता है। तो ये एक सीरियस थ्रेट बनता है ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए भी और ह्यूमन लाइफ के लिए भी। हम अब पढ़ेंगे हैज़ार्डस वेस्ट के जो डेफिनेशन और इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी तरफ जाते हैं। तो हम देखेंगे हैज़ार्डस वेस्ट वो एक स्टफ़ होता है जिसमें टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव मटीरियल या इंडस्ट्रीज़ का निकलने वाला इफ्लुएंट जो बहुत ज़्यादा निकलता है, प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रियल या मेडिकल प्रोसेस से या डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ से। आप देख लीजिए हॉस्पिटल्स से जो भी निकलता है वहाँ का वेस्ट मेडिकल प्रोसेस से निकलता है। हैज़ार्डस वेस्ट जो है ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, इनफ्लेमेबल होता है, रेडियो एक्टिव एक्सप्लोसिव होता है, मतलब करता है। जब कोई भी इसके कांटेक्ट में मटेरियल आता है उसके साथ ये रिएक्ट करता है और बहुत ही हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस ये इमिट करता है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक होता है और हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए भी, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। जितनी जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर होता रहता है, प्रैक्टिसेस होती रहती हैं, उतना ज़्यादा सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में या गैसेस के फॉर्म में गैसेस इमिशन होता है जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है। तो जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती है वहाँ से वेस्ट भी निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर में खाना ही बना रहे हैं मगर कितना वेस्ट निकलता है। इसी तरीके से जब इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारा प्रोसीजर होता है, बहुत प्रैक्टिसेस होती है, तो वहाँ से भी बहुत सारा वेस्ट निकलता है। तो ये जो वेस्ट होता है ये काफ़ी पोटेंशियली डेंजरस होता है और इंजूरियस ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए होता है अगर इसको स्पेशली हैंडल टेक्निक्स नहीं यूज़ किए गए होंगे। इसको स्पेशली हैंडलिंग टेक्निक्स कुछ होते हैं जो ज़रूरत होते हैं इन वेस्टों को हैंडल करने के लिए। बहुत सारे ये न्यूमरस वेज जो हैं डिफाइनिंग अगर हम करें हैज़ार्डस वेस्ट को, बहुत सारे न्यूमरस वेज हैं। वेस्ट को हम हैज़ार्डस बोलते हैं जब ये इसमें एक या एक से ज़्यादा इग्नेबिलिटी, कोरेसिवनेस, रिएक्टिविटी, टॉक्सिसिटी, ये सारी चीज़ें हो, ये फीचर्स हो उसमें, तो वो हैज़ार्डस बनता है। हैज़ार्डस वेस्ट जो होता है एक ऐसे टाइप का वेस्ट होता है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और इकोसिस्टम के ऊपर डालता है। किन फैक्टर्स की वजह से वो डालता है? वो इन फैक्टर्स की वजह से डालता है जैसे कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिग्रेड ही नहीं होते हैं एनवायरनमेंट में, पर्सिस्टेंट रहते हैं नेचर में। एक बार आ गए तो बहुत टाइम तक यहीं पे रहते हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकली ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, एक आ गया फिर दूसरा भी आ गया, उसके साथ वो जुड़ गया, क्योंकि ख़त्म तो होने का नाम ही नहीं है। अगर जैसे हमारा वेजिटेबल वेस्ट निकलता है वो तो ख़त्म हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, सॉइल में होके डिग्रेड होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिग्रेड कर देते हैं। पर ये लोग एक आ गया फिर दूसरा आ गया, एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के ये बायोलॉजिकली एनलार्ज होते रहते हैं। ये काफ़ी पॉइजनस होते हैं, नॉक्शियस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका स्मेल भी बहुत होता है। इवन ये फेटल होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं कि डेथ भी हो जाती है। छोटी सी भी कंसंट्रेशन क्यों ना हो इस हैज़ार्डस वेस्ट की, तो इनसे डेथ भी हो जाती है। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट हैज़ार्डस वेस्ट, तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा वेस्ट है या कम्बिनेशन ऑफ वेस्ट है जिसकी वजह से जो एक विच पोजेज ए कंसिडरेबल प्रेजेंट और प्रोबेबली थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ को थ्रेट होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नेचर में काफ़ी देर तक परसिस्ट करता है और इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये बायोलॉजिकली मैग्नीफाइड होता रहता है, बढ़ता रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता रहता है, 1 2 3 4 इसी तरीके से वेस्ट जो जो आ रहा है बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है एक दूसरे के साथ। और ये लीथल होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, मतलब डेथ हो जाती है। और इसके डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी जब ये प्रोड्यूस होता है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है इसमें। तो इस रिसोर्स कंजर्वेशन और रिकवरी एक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ार्डस वेस्ट जो है हम इसको इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं।
दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, एनी वेस्ट विच बाय रीज़न ऑफ एनी, उसका कोई भी फिजिकल केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है, वो उसकी जो टॉक्सिक, फ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव, कोरेसिव करेक्टर, ये सारे करेक्टर्स ये डेंजर कर सकते हैं क्रिएट, और ये डेंजर करते हैं उसकी हेल्थ, उसके एनवायरनमेंट, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसके हेल्थ के ऊपर, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर, उसका जो, अगर इस हैज़ार्डस वेस्ट का फिज़िकल करेक्टर ऐसा होगा या केमिकल करेक्टर या उसकी रिएक्टिविटी किसी के साथ, या उसका जो टॉक्सिक लेवल है वो ऐसा होगा कि वो कल को हार्मफुल बन सकता है। ये सारी करेक्टर्स इसके अगर डेंजर क्रिएट करते हैं हेल्थ या किसी भी एनवायरनमेंट को, तो उस वाले वेस्ट को हैज़ार्डस वेस्ट बोला जाता है, अगर उसमें ये करेक्टर्स होंगे, उसके फिजिकल करेक्टर हो या केमिकल करेक्टर या उसका रिएक्टिव करेक्टर, ये सारी चीज़ें अगर इस वेस्ट में है, और अगर वो किसी के कांटेक्ट में आके वो लीथल बन रहा है, वो डेंजर क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम हैज़ार्डस सब्सटेंस या हैज़ार्डस वेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने लिस्ट दिया है कि करेक्टरिस्टिक्स जो हैं हैज़ार्डस वेस्ट के क्या हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने एक लिस्ट बनाई है कि हैज़ार्डस वेस्ट जो हैं उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे भी। तो उसने जो लिस्ट बनाई है उसमें उसने बताया कि ये कोरेसिव होगा, फ्लेमेबल होगा, पॉइजनस या हम इन्फेक्शस बोल सकते हैं, टॉक्सिक या एक्सप्लोसिव, ऑक्सीडाइजिंग, रेडियोएक्टिव, ये सारा टाइप का हो सकता है। एक वेस्ट को एक टिपिकल हैज़ार्डस वेस्ट बोल सकते हैं जब वो किसी के लिए एक सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करे मॉर्टेलिटी में, मतलब उससे डेथ होने लगे, मॉर्टेलिटी बहुत होती हो, और वो रिवर्सेबल ना हो, इरिवर्सेबल हो, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हैज़ार्ड थ्रेट हो ह्यूमन हेल्थ को, ह्यूमन के एनवायरनमेंट को, और जब इस वेस्ट को इनएडुकेटली ट्रीट किया गया हो, अच्छे से स्टोर ना किया गया हो, ट्रांसपोर्टेशन में गलती हो गई हो, डिस्पोज ऑफ में गलती हो गई हो, अच्छे से अगर ये चीज़ें इसको केयरफुली हैंडल नहीं किया गया इस वेस्ट को, तो मिस हैंडल किया गया, तो ये एक थ्रेट बनता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर और उसके एनवायरनमेंट के ऊपर। क्योंकि ये नॉर्मल वेस्ट नहीं है, ये कोई घर से किचन से निकला गया वेस्ट नहीं है कि उसकी वजह से ज़्यादा थोड़ा सा फाउल स्मेल उस एरिया में क्रिएट करता है बस। मगर ये वाला वेस्ट जो होता है हैज़ार्डस वेस्ट, अगर इसको प्रॉपरली हैंडल ना करे जाए, अगर इसको अच्छे से स्टोर ना करे, ट्रीट ना करे, डिस्पोज ना करे अच्छे से, ट्रांसपोर्टेशन में इसमें कुछ मिस हैंडलिंग हो गई हो, तब जाके ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल बनता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर। जो हैज़ार्डस वेस्ट है, ये 4 इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन बेसिस के ही ऊपर इसको कैटेगराइज किया गया है कि ये हैज़ार्डस वेस्ट हैं। तो अब हम वही पढ़ते हैं। अब जो पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि कौन सा वेस्ट क्या है, वो है फ्लेमेबिलिटी, या हम इसको इग्निटेबिलिटी भी बोल सकते हैं। ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें एक हैज़ार्डस वेस्ट को डिफ़ाइन किया जा सकता है, ऐसा वेस्ट जो क्या कर सकता है, आग लगा सकता है। अगर उसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं किया, स्टोरेज में उसमें मिसहैंडलिंग हुई या डिस्पोजल में, तब उसमें आग पकड़ सकता है वो। ठीक है। इसमें कुछ वेस्ट के एग्जांपल्स होंगे, वेस्ट ऑयल या कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं। इसका जो फ्लैश पॉइंट इसका होता है, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस से भी कम अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो इस एकदम से आग पकड़ लेता है ये। तो और बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड ये क्रिएट कर सकता है। नेप्था, लिक्विड थिनर, एक्सप्लोसिव रेजन्स, एडिसिव्स, ऑयल बेस्ड पेंट्स, ये सारे जो होते हैं ये काफ़ी फ्लेमेबल होते हैं। थोड़ी सी भी गर्माहट हो गई तो ये एकदम से आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इनको ऐसे हीट वाले एरिया में मिस हैंडल तरीके से नहीं करना है। जब भी कहीं डिस्पोज ऑफ करना है, ट्रांसपोर्ट करना है स्टोर करके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कोई भी हीट ना इसको मिल पाए। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऐसे सब्सटेंस का कि वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। ठीक है। दूसरा है कोरेसिटिविटी, एक लिक्विड वेस्ट जिसका पीएच लेस दैन या 2 के बराबर हो,
या इक्वल टू या उससे ज़्यादा 12.5 से ज़्यादा हो तो वो एकदम से उसमें जंग लग सकता है। तो ये जैसे आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिसमें बहुत ज़्यादा कम पीएच होता है, लो पीएच होता है, वो एकदम कोरेसिव हो जाता है, वो एकदम से उसमें जंग लगने लगता है। ठीक है। थर्ड वन है रिएक्टिविटी। ये जो रिएक्टिविटी है, अनस्टेबल रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर। जो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, एकदम से उनको कोई चीज़ मिल गई तो उसके साथ रिएक्शन करके वो एकदम वायलेंट बन जाते हैं, टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी ऐसा गन पाउडर है, अगर एकदम से पानी या सोडियम मेटल, पानी मिला एकदम से वो जनरेट कर सकते हैं गैसेस। अगर या इनकी कोरेसिव मटीरियल, इनमें भी जंग लगने का खतरा होता है, एक्सप्लोजन होने का खतरा होता है। अगर इनको हीट या कोई भी फ्लेम के थोड़ा नज़दीक रखे तो ये एकदम से आग पकड़ लेते हैं। सल्फाइड्स, वाटर कंटेनिंग साइनाइड्स, गन पाउडर, ये बहुत ही ये वाले केमिकल्स, ये बहुत सारे इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, एकदम से अनस्टेबल होते हैं, रिएक्ट बहुत जल्दी ये कर जाते हैं और एक्सप्लोजन कर सकते हैं ये। फोर्थ वन है टॉक्सिसिटी, एक करेक्टर ऐसे सब्सटेंस का जो एक सर्टिफाइड लेबॉर्ट्री होती है, जब वो केमिकल टेस्ट करती हैं तो उसके हिसाब से उसने रेंज रखा होता है कि कौन टॉक्सिक है कौन नहीं है टॉक्सिक। ठीक है। तो वो चीज़ें जब टेस्ट करते हैं उस रेंज में जब वो आ गया, उसकी ज़्यादा रेंज हो गई होगी तो उसको दिया जाता है कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो एक लेबॉर्ट्री के टेस्ट से। तो टॉक्सिक करेक्टरिस्टिक्स जो है वो वेस्ट को क्लासिफाई करता है, क्या है ये। जैसे कोई भी वेस्ट है, अगर हम इसको एकदम से कहीं पे भी लैंडफिल साइट में डाल देंगे, पर हम ऐसे नहीं डाल सकते इन वाले वेस्ट को, हैज़ार्ड वेस्ट को, क्योंकि कल को ये पर्कुलेट हो जाएंगे, ग्राउंड वाटर तक पहुंचेंगे और हमारे ग्राउंड वाटर को ये हार्म करते हैं, पोल्यूट कर देंगे, और वही ग्राउंड वाटर हमें पीना पड़ता है। इसीलिए इस हैज़ार्डस वेस्ट को बहुत ही केयरफुली हमें हैंडल करना होता है। हम कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल भी सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है वो एब्जॉर्ब भी होते हैं और उसमें इतना टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होता। बट हम किसी फर्टिलाइज़र, किसी पेस्टिसाइड वाले सब्सटेंस को एकदम से लैंडफिल साइट या सैनिटरी लैंडफिल्स में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो कल को पर्कुलेट हो जाएगा और उसका कंसंट्रेशन इतना रिस्की होता है ये, कि कल को उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स, वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच सकते हैं, और ग्राउंड वाटर हमें चाहिए, तो वो उनकी टॉक्सिसिटी ये एक लेबॉर्ट्री, वेल सर्टिफाइड लेबॉर्ट्री में टेस्ट की जाती है कि ये किस हिसाब से है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इन्वर्टर बैटरीज होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं, कल को फ्रिज, इनके अंदर भी जो CFC गैसेस हैं, ये हार्मफुल होते हैं, ये इस तरीके से यूज़ नहीं किए जाते हैं, कल को एनवायरनमेंट में ऐसे नहीं छोड़ दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्म होता है। बैटरीज में लेड होता है, वो बहुत हार्मफुल होता है। तो वो चीज़ें सोच समझ के इन वेस्ट को हैंडल करना पड़ता है, इस तरीके से हम इसको डंप कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ वन है बायो एक्यूमुलेशन इफ़ेक्ट। ये जो वेस्ट होते हैं, हैज़ार्डस वेस्ट, इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बायो एक्यूमुलेशन इफ़ेक्ट, ये इजीली डिग्रेड एनवायरनमेंट में नहीं होते हैं, काफ़ी टाइम तक ये रहते हैं पर्सिस्ट एनवायरनमेंट में, ये एक्यूमुलेट ही नहीं होते हैं, कहीं एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं। हर जगह अगर चाहे ह्यूमन बॉडी में भी पहुंचेंगे वहाँ पे भी एक्सक्रीट नहीं होते हैं, एकदम से उसके फैटी टिश्यू में ये एकदम से वहीं एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे भी कोई भी अगर हम जो भी फसल है उसके ऊपर हम फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, DDT, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ये ख़त्म ही नहीं होती है, ये ज़मीन पे रहेगी, ज़मीन से पानी में जाएगी, पानी से हमारे अंदर आएगी, हर जगह थ्रू फूड चेन ये घूमती रहेगी। तो ये कभी भी क्या होता है, ख़त्म ही नहीं होती है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट के हर रिसोर्स के थ्रू पहुंचती ही रहती है, इधर उधर सिर्फ साइकिल के थ्रू पहुंचती ही रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, जैसे हमने फ्रूट खाया, वो गया हमारे अंदर, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है सब हमारे अंदर गए, हमने एक्सक्रीट आउट किया, ख़त्म हो गया सब, मगर ये केमिकल फिर भी डिपॉजिट हमारी ही बॉडी में रहेगा, ना ख़त्म होता है, ना एब्जॉर्ब होता है, ना डाइजेस्ट होता है, ये सिर्फ परसिस्टेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हमेशा एनवायरनमेंट में होता है ये। जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, डाईऑक्सिन्स कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट में रहते हैं,
इन वाले वेस्ट को जो हमेशा एक्यूमुलेट ही होते हैं, मतलब हमेशा एनवायरनमेंट में प्रोसेस करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये भी होते हैं हैज़ार्डस वेस्ट ही है। क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म ही नहीं होंगी तो हैज़ार्ड ही हुआ, ख़त्म तो होना ही चाहिए हर एक को। यहाँ तो इंसान ख़त्म हो जाते हैं, पर ये हैज़ार्डस वेस्ट ख़त्म नहीं होते हैं। इसी तरीके से जो लास्ट वन है, सिक्स्थ वन, वो है रेडियो एक्टिविटी। वो कुछ एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिविटी भी एक इसका करेक्टरिस्टिक्स है हैज़ार्डस वेस्ट का। रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली एक फिज़िकल फिनोमेना होता है कुछ एलिमेंट्स का, जैसे यूरेनियम है, जिसमें वो एमिट करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, ये एनर्जी आती है जब इनका जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो डिके हो जाता है, वहाँ से ये रेडिएशंस निकलती हैं। अब जब ये रेडिएशंस जो होती हैं, अगर इनके एक्सपोजर में, इनके हाई लेवल ऑफ रेडिएशन के एक्सपोजर में कोई आ गया और उसका एकदम से क्लोज कांटेक्ट हो गया, जब एटॉमिक ब्लास्ट होता है, तो अगर ऐसे कोई वहाँ से जो रेडिएशंस निकलती हैं इन्हीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, तो ये काफ़ी एक्यूट हेल्थ इफ़ेक्ट्स करता है, जैसे स्किन बर्न, जैसे एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, रेडिएशन सिकनेस बोल सकते हैं। और ये इसका काफ़ी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है, कैंसर होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है। तो ये हैज़ार्डस वेस्ट का सबसे ख़तरनाक वाला करेक्टरिस्टिक्स है कि रेडियो एक्टिविटी जो है कुछ एलिमेंट्स की, यूरेनियम है, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो असल में तो पावर जनरेशन के काम आता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, मगर उनका जो वेस्ट निकलता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, अगर उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, डिस्पोज ऑफ नहीं किया, अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं किया, उसकी रेडिएशंस कल को हार्मफुल इफ़ेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, जो भी एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रेट बनता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है इस हैज़ार्डस वेस्ट की कि इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी वाला करेक्टरिस्टिक्स है। रेडियो एक्टिविटी आप ले लो यूरेनियम का, मॉलिब्डेनम का, कोबाल्ट का, आयोडीन का, ये सारे जो हैं ये रेडिएशंस क्रिएट करते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। तो ये फ़िलहाल आपका था कि हैज़ार्डस वेस्ट है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कल हम इसके सोर्सेज पढ़ेंगे और इसके इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।